एक लड़की की शादी तय हो जाती है। अब वो अपने मंगेतर से धीरे धीरे फ़ोन पर बातचीत शुरू करती है। फ़ोन पर बातचीत होते होते एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगाव हो जाता है, प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं और दोनों काफ़ी खुश थे। शादी को लेकर के भी एक्साइटेड थे। हर तौर तरीके पे बात होती थी, क्या पसंद है क्या नापसंद है, और शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, कई प्लानिंग चल रही थी दोनों के बीच में। अचानक एक दिन वो लड़की घर से गायब हो जाती है। अब जैसे ही लड़की घर से गायब होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, लड़की के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि लड़की अचानक कैसे गायब हो गई। घर वाले कई ऐसे पहलू था जिस पे सोचने की कोशिश करते हैं। इस शादी के लिए लड़की ने खुद हाँ कहा है, बात भी करती थी और प्यार से बात करती थी, सब चीज़ सही था। लड़की अपने हिसाब से शादी के लिए अपने कपड़े गहने सब कुछ खरीदवा रही है, बनवा रही है। फिर अचानक वो घर से गायब कैसे हो सकती है। लड़की के घर वाले होने वाले मंगेतर, जो लड़की का मंगेतर था, उसको भी फ़ोन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से भी कुछ ऐसा जवाब नहीं आता है। तो अब लड़की का पिताजी जाकर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं और वो शिकायत एक ऐसे शख्स के खिलाफ दर्ज करवाते हैं जिसे सोच करके हर कोई हैरान हो जाता है। वो शिकायत उस लड़की के मौसा के खिलाफ दर्ज होती है। अब जैसे ही लड़की के मौसा का नाम आता है, पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिर मौसा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है। तो पुलिस, खैर अब शिकायत दर्ज थी तो पुलिस तफ्तीश में जुटती है। तो पुलिस काफ़ी दबाव बनाती है उस मौसे पर, लड़की के मौसे पर, और लड़की का मौसा उस दबाव को झेल नहीं पाता है। पुलिस के द्वारा जो इस पर कड़ाई की गई थी, उस कड़ाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अचानक एक दिन थाने में पहुंच कर ये पूरे घटनाक्रम को उजागर कर देता है। जो वो घटना बताता है वो सुन करके क्या पुलिस वाले, क्या लड़की के घर वाले, क्या लड़के के घर वाले, सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक मौसा इस तरीके से कर सकता है अपनी सगी भतीजी के साथ। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की है। हरदोई ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है लोनार, उस थाने की ये घटना है। उस थाने में एक शुगर मिल कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में मणिकांत द्विवेदी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि अपने परिवार के साथ उस कॉलोनी में रहता था। मणिकांत के परिवार में मणिकांत, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 11 से 12 साल थी, और एक उनकी भतीजी, और ये कुल मिलाकर के 5 लोग अपने परिवार में थे। और ये परिवार अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था। परिवार में जो भतीजी थी वो मानसी थी, और ये पूरी जो घटना ये मानसी के साथ ही घटित होती है। मानसी जो थी अपने मौसी के घर पर रहती थी, तो घर पर रहने का उसका कारण सबसे बड़ा था उसकी पढ़ाई लिखाई। उसका जो कॉलेज था उसके मौसी के घर से काफ़ी नज़दीक था, तो इस वजह से वो मौसी के घर पे ही आना जाना वहीं से करती थी और उसे भी आराम था, वो मौसी के यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई करती थी। और उसका जो मौसा था मणिकांत द्विवेदी, उसका एक पानी का प्लांट था उस कॉलोनी से थोड़ा सटा हुआ कुछ दूर पर। वो अपने प्लांट को अच्छा खासा चलाता था, परिवार अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे सब समय बीत रहा था। अचानक एक दिन मणिकांत घर पर आता है, शाम का लगभग समय था, और मानसी से कहता है, मानसी चलो आज चलते हैं कहीं घूमने। तो मानसी भी देखती है कि मौसा के साथ घूमने जाना है, तो लड़कियां जो भी होती हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ काफ़ी सिक्योर फील करती हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो वो तुरंत तैयार हो जाती है कि आज मौसा के साथ घूमने चलना है। तो मानसी और उसके मौसा, केवल ये 2 लोग ही घूमने निकल लेते हैं। घूमने निकलते हैं, बाज़ार वगैरह जाते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, खरीदना जो भी है अपना सारा चीज़ करते हैं। करने के बाद वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ खाना पीना भी होता है। खाना पीना खा करके वो, अब शाम हो रही थी, तो घर की तरफ लौट पड़ते हैं। तो लौटते हैं तो रास्ते में मणिकांत का जो पानी का प्लांट था, उस पानी के प्लांट पर
मानसी को लेकर के जाते हैं और कहते हैं मानसी चलो तुमको मैं पानी का प्लांट भी दिखा दूँ, तुम काफ़ी दिनों से बोल भी रही थी कि मौसा पानी का प्लांट देखना है, कैसा है, कहाँ है, क्या है, तो चलो आज तुमको दिखा देता हूँ। तो वो मानसी को उस पानी के प्लांट में लेकर के चले जाते हैं और वहाँ मानसी काफ़ी खुश थी, सब कुछ देख उक रही थी कि यहीं से मौसा पानी उन्हीं सप्लाई करते हैं पूरे इलाके में। अब देखते देखते दोनों काफ़ी थक भी चुके थे कि काफ़ी देर से घूम रहे थे, तो वहाँ पर सोने वगैरह की अच्छी खासी व्यवस्था थी, मतलब वो मणिकांत का अच्छा खासा एक सेटअप बना हुआ था वहाँ। तो मानसी धीरे से लेटती है और उसकी आँख लग जाती है। अब आँख उसकी तब खुलती है जब वो देखती है कि उसके मौसा जो कि उसके बगल में लेटे हुए उनका पैर मानसी के ऊपर है। तो मानसी ये सब चीज़ों को देखती है तो वो हड़बड़ा करके उठती है, कहती मौसा कि ये क्या है। तो मौसा उसका जो थे कुछ असहज होते हैं, मौसा मतलब मणिकांत द्विवेदी असहज होते हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए फिर मानसी को बहलाने फुसलाने की बातें करते हैं। और मानसी जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है, बातचीत होती है और 22 साल की उम्र की कोई लड़की नासमझ नहीं होती है, उसे सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या मेरे साथ करना चाहता है। तो मानसी भी समझ जाती है अपने मौसे के इरादे को। और मौसा जो थे अब उसका अपनी बातों में मानसी को बहलाना फुसलाना शुरू करते हैं और ये बहलाने फुसलाने से लेकर के धीरे धीरे उसके शरीर पर अपने हाथ को फेरने लग जाते हैं। हाथ फेरते तो मानसी विरोध करती है इन सब चीज़ों का, लेकिन अब वो जगह ऐसी थी जहाँ पर वो किसी को बुला नहीं सकती थी, किसी से बता नहीं सकती है। ना चाहते हुए दोनों के बीच कब शारीरिक संबंध बन जाता है उस पानी के प्लांट में, ये उन दोनों को भी पता नहीं लगता है। अब जब ये संबंध बन जाता है तो मणिकांत जो होता है वो मानसी से कहता है कि देखो इस बातों का जिक्र तुम अपनी मौसी से मत करना या किसी को भी मत बताना, अगर बताओगे तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ये डरा धमका करके मानसी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। दोनों वहाँ से रात में घर आते हैं। घर पर आते हैं, खाना पीना फिर से होता है, हल्का फुल्का खा करके सो जाते हैं। फिर अगला दिन मणिकांत जो था अपने काम पर चले जाता है, पानी वगैरह की सप्लाई सुबह में करनी होती है तो अपने पूरे एरिया में करता है। फिर पूरे सप्लाई वगैरह करके शाम को घर आता है और फिर मानसी से कहता है मानसी चलो घूमने फिर चलना है, आज चलो घुमा ले आता हूँ। तो मानसी कुछ मना करने की कोशिश करती है, वो आनाकानी करती है, लेकिन जो मणिकांत था वो उस पर दबाव देता है और इन चीज़ों का जिक्र करने की कोशिश करता है कि इन चीज़ों का मतलब जो हमने कल किया है वो मैं बता दूंगा, या उससे इन चीज़ों के लिए डराने की कोशिश करता है। मानसी तैयार हो जाती है और फिर से जाती है और फिर से ये घटना फिर से दोबारा दोहराई जाती है। फिर से मानसी और मणिकांत के बीच संबंध बनता है। अब ये जो सिलसिला था ये 2 साल से कंटिन्यू चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है, 2 साल हो जाता है और 2 साल से इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध था। अब ये शारीरिक संबंध, अब आप 2 साल से है तो मतलब दोनों राजी होंगे तभी ये हो सकता है। 2 साल किसी भी रिश्ते को चलाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इन चीज़ों की जो जानकारी थी वो मानसी के मौसी को कुछ कुछ हरकतों से लगती थी, लेकिन वो कभी इन चीज़ों को लेकर के इतना बड़ा विरोध वगैरह कभी की नहीं थी। इसी बीच मानसी का जो पढ़ाई था वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होते ही वो अपने घर चले जाती है, अपने पिता के यहाँ। वो अपने पिता के यहाँ चली जाती है और वहीं पर रहने लग जाती है। अभी हाल फिलहाल में वो वहीं थी। इसी बीच ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार था, ये रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है। तो मानसी की जो मौसी थी मणिकांत की पत्नी, वो मानसी के घर पर उसके पिताजी के मोबाइल पर फ़ोन करती है और कहती है कि मानसी को भेज देते, यहाँ बाबू लोग को कोई राखी बांधने वाला नहीं है, तो मानसी आती तो राखी बांध देती, बहन ही है। तो जो मानसी के पिताजी थे वो कहते ठीक है, रक्षाबंधन के दिन मैं लखनऊ जाऊंगा तो वहाँ रास्ते में आपको मानसी को छोड़ते हुए मैं लखनऊ चले जाऊंगा। तो रक्षाबंधन का जो दिन होता है उस दिन वो मानसी को उस मणिकांत द्विवेदी के यहाँ
मानसी को छोड़ते हैं, छोड़ करके नाश्ता पानी करके वो उधर से लखनऊ निकल जाते हैं अपना काम वगैरह करने। अब मानसी काफ़ी खुश थी कि मौसी के यहाँ आ चुके हैं, फिर से अब उसका आ, शादी की भी तैयारियां थी, तो काफ़ी अपनी निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी खुश थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। फिर से मणिशंकर एक दिन उस मानसी को कहता है कि मानसी चलो कहीं घूमने चलना है। तो मानसी इन चीज़ों का विरोध नहीं करती है, इन चीज़ों का वो विरोध नहीं करती है और मणिकांत द्विवेदी के साथ घूमने निकल पड़ती है। अब मणिकांत और मानसी ये दो लोग ही थे। मणिकांत उस लड़की को लेकर के फिर से उसी आरओ प्लांट पर पहुंचता है और वहां जाते ही मानसी से कहता है, मानसी तुम शादी क्यों कर रही हो? मानसी कहती है मेरी भी उम्र हो गई है और घर वाले भी, अच्छा लड़का है, सब कुछ है, कमाता धमाता है, अच्छा है, मैं खुश रहूँगी, शादी कर रही हूँ, आखिर एक न एक दिन तो करना ही है। तो मणिकांत कहता है मानसी तुम्हारी अभी उम्र 22 साल है, लोग 25-26 साल में शादियाँ करते हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों शादी कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अब मानसी मणिकांत को मना कर देती है और दोनों के बीच में बहसा बहसी होती है, झगड़ा झंझट होता है। मणिकांत जो होता है वो आवेश में आ करके मानसी की हत्या कर देता है, गला दबा करके मानसी की हत्या करता है। और अब उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी इस लाश को ठिकाने लगाना। तो आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें अजय देवगन, एक 2 अक्टूबर वाली जो घटना है जिसमें अजय देवगन पुलिस की सोच से पहले लाश को ठिकाने लगा देता है पुलिस थाने में, मैं उस फिल्म का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वो वाली घटना से प्रेरित होकर के इसने मानसी की लाश को भी इसी तरीके से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। तो उसके प्लांट के पास में ही एक मकान बन रहा था, उस मकान में मिट्टी खुदाई वगैरह हुई थी, तो मिट्टी निकला हुआ था, तो ये उस मानसी की लाश को उस मिट्टी के नीचे दफना करके पूरा मिट्टी उसी तरीके से फिर से कर देता है और करके घर चले आता है। घर आता है तो जब मानसी की मौसी देखती है कि मानसी मेरे पति के साथ गई थी और मानसी साथ में आई नहीं है, तो पूछती है, तो जो मणिकांत होता है वो कहता है मानसी कहीं भाग गई है, पता नहीं कहीं चली गई है, मैं भी फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं कुछ उठ रहा है, तो समझती हो सकता कहीं गई होगी, आ जाएगी। अब ये चीज़ 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, तो 2 दिन बाद जो मानसी के पिताजी होते हैं फ़ोन करते हैं मणिकांत के यहाँ, मणिकांत द्विवेदी, उसके यहाँ फ़ोन करते हैं, कहते हैं मानसी को पहुँचा दीजिए। तो मणिकांत कहता है कि मानसी 2 दिन से लापता है, कहीं उसका पता नहीं लग रहा, आखिर वो 2 दिन से गई कहाँ है। उसके मोबाइल फ़ोन पर भी कई बार कॉल किया गया लेकिन वो स्विच ऑफ है। अब जैसे ही मानसी के पिताजी को, मानसी के घर वालों की ये सब जानकारी होती है कि 2 दिन से मेरी बेटी लापता है और अभी तक मेरे को बताया नहीं गया है, उन्हें शक होता है कि आखिर बात क्या है, कुछ ना कुछ तो बात है। मानसी के पिताजी अपने स्तर पर भी खोजबीन शुरू करते हैं, उस मंगेतर से भी बात करते हैं कि हाँ मानसी और तुम्हारे बीच में कभी ऐसी कोई बातचीत हुई, या क्या पता मानसी और वो भागे हों। बहुत चीज़ें होती हैं जो मन में ख्याल आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, निकल करके कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मानसी के पिताजी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां शिकायत दर्ज करवाते हैं और शिकायत दर्ज में इस मणिशंकर का नाम, मणिशंकर द्विवेदी का नाम आरोपी के रूप में दर्ज करवाया जाता है। क्योंकि कहीं किसी के साथ नहीं, जिसके साथ गई है उसके साथ एक लड़की 22 साल की लापता हो रही है और वो व्यक्ति इतनी आसानी से कह रहा है कि वो कहीं चली गई, कहीं भाग गई, हो ना हो कहीं इसका ज़रूर हाथ होगा, नाम इसका आरोपी में दर्ज हो जाता है। दर्ज होता है तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, और उसमें भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस तफ्तीश में जुटती है। लड़की का मामला है, भाई 22 साल की लड़की एक जवान है, कहीं कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। पुलिस उस मणिशंकर पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो एक ही चीज़ कहता है कि गई मेरे साथ थी लेकिन वो भाग गई है, और मैं भी उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं लग रहा। तो जब पुलिस को एक क्लू मिलता है कि वो उस मोबाइल फ़ोन ले करके भागी हैं, तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना उस मोबाइल फ़ोन को ही ट्रेस किया जाए, उससे क्या पता कुछ सुराग हाथ लगे।
और पुलिस जो थी वो उस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो जब मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जाता है तो वो मोबाइल फ़ोन काफ़ी दूर दूसरे जगह पर पता लगता है कि वे मोबाइल फ़ोन वहाँ अंतिम लोकेशन है। वहाँ के बाद ये मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। वो जो लोकेशन था वो एक बस थी, उस बस के द्वारा ये ट्रैवल किया गया था। पुलिस तफ्तीश जब करती है तो जब उस बस के कंडक्टर से, ड्राइवर से पूछताछ करती है तो बताता है कि एक व्यक्ति जो था यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन को छोड़ कर के गया और फिर वो आया नहीं, तो हमने इस मोबाइल फ़ोन को रख दिया है स्विच ऑफ करके। तो पुलिस समझती भागी लड़की है, मोबाइल रखने वाला कोई लड़का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि मामला है क्या, तो वो फिर से मणिशंकर पर और दबाव डालती है। तो मणिशंकर जो था उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि पुलिस का जो इस केस को लेकर के जो भी कार्रवाई थी वो काफ़ी सख्त थी। तो मणिशंकर अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन खुद पहुंच जाता है और ये पूरी घटना की जानकारी देता है। कहता है मेरी और मानसी के 2 साल से संबंध थे, शारीरिक संबंध थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच मानसी दूसरे से शादी करना चाहती थी, जिस वजह से मैं गुस्से में आकर के मानसी की हत्या किया। और मुझ पर पुलिस का या किसी का शक न हो इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन को एक बस में रख दिया है, जिससे पता लगे कि मानसी बस पकड़ करके कहीं दूसरी जगह भाग गई है। ये इस तरीके से पूरे घटना को अंजाम देता है। और जो एसपी है, एसपी नीरज कुमार जादौन, वो बताते हैं कि जो मणिकांत द्विवेदी है उसने उस लड़की के लाश को भी बताया कि इस जगह इस लाश को दफन किया है। वहाँ से पुलिस लाश को भी बरामद करती है और जो शिकायत केवल गुमशुदगी की दर्ज होती है, भागने की दर्ज होती है, वो अब हत्या का मुकदमा उसमें जोड़ दिया जाता है और मणिकांत द्विवेदी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये पूरी जो सच्ची घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि समाज में कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जिस पर कभी शक नहीं किया जाता है और कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते हमें इस कदर चोट पहुंचाते हैं जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इन रिश्तों के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में।